सपना एक गरीब औरत थी जो अपने छोटे बेटे अर्जुन के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सपना शुरू से ही चाहती थी कि अर्जुन पढ़ लिख कर एक बड़ा इंसान बने, इसलिए वो अपने बेटे की अच्छी पढ़ाई और अपने घर को चलाने के लिए बड़े लोगों के घर में साफ सफाई का काम किया करती थी। ऐसे ही एक दिन सपना शाम को घर आती है और आते ही अर्जुन के लिए खाना बनाने लगती है। अपनी माँ को पसीने से तरबतर देख अर्जुन बोलता है, माँ तुम अभी भी काम पर से आई हो और आते ही इतनी गर्मी में खाना बनाने लगी। देखो तुम्हारे शरीर से कितना पसीना निकल रहा है। बेटा गर्मी तो रहेगी ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं ना कि मैं खाना ना बनाऊं अपने बेटे के लिए। तू जाकर पंखे के नीचे बैठ जा और पढ़ाई कर, मैं तेरे लिए खाना बना रही हूँ। माँ गर्मी बहुत ज्यादा है, पंखा भी हवा नहीं दे रहा, मुझसे पढ़ाई भी नहीं की जा रही इतनी गर्मी में। मैं घर के बाहर जाकर पढ़ाई कर लेता हूँ। अर्जुन घर के बाहर जाकर पढ़ाई करने लगता है। कुछ देर बाद सपना अर्जुन को अंदर बुलाती है और अर्जुन अपनी माँ से बोलता है, माँ अंदर बहुत गर्मी है, अब खाना लेकर बाहर ही आ जाओ। मैं तो आज रात को घर के बाहर ही सोऊंगा। अर्जुन के कहने पर सपना खाना लेकर बाहर जाती है और वो दोनों खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह अर्जुन की स्कूल की छुट्टी होती है, इसलिए सपना अर्जुन को अपने साथ ले जाती है। और जब पहली बार अपनी माँ के साथ अर्जुन सेठ के घर जाता है तो वो उसके घर को देखता ही रह जाता है। लेकिन अर्जुन को देख सेठ की बीवी सपना से बोलती है, अरे सपना, आज तुम अपने साथ किसको लेकर आ गई? मालकिन ये मेरा बेटा है, आज इसके स्कूल की छुट्टी है और गर्मी बहुत ही ज्यादा थी, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको यहाँ अपने साथ ले आऊं। और वैसे भी इसकी देखभाल करने के लिए घर पर कोई नहीं था। अब ले आई हो तो अपने बेटे को समझा देना कि घर में उछल कूद ना करे और शांति से एक जगह बैठा रहे, क्योंकि मैं तुम जैसे गरीबों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। अच्छी अच्छी चीजें मिलती हैं घर पर और वो देखकर पागल हो जाते हो तुम सब। इस तरह से मालकिन वहाँ से चली जाती है और सपना अर्जुन से बोलती है, अर्जुन बेटा, मैं काम करने जा रही हूँ, तुम घर में आराम से रहना, ज्यादा उछल कूद मत करना। ठीक है माँ। इस तरह से अर्जुन एक जगह बैठ जाता है और सपना घर का काम करने लगती है। कुछ देर बाद मालकिन का बेटा अजय आता है और जब वह अर्जुन को अकेला बैठा हुआ देखता है तो उसके पास जाकर उससे बोलता है, तुम कौन हो? आज से पहले मैंने तुम्हें घर में कभी नहीं देखा। मेरा नाम अर्जुन है, मैं आज पहली बार अपनी माँ के साथ आया हूँ। मेरी माँ इस घर में काम करती है। अच्छा, तो तुम सपना आंटी के बेटे हो? अच्छा हुआ जो सपना आंटी तुम्हें यहाँ ले आई। तुम जानते हो, जब से स्कूल की छुट्टियां पड़ी हैं तब से मैं घर में अकेला बोर हो जाता हूँ। अब से तुम रोज आना, हम दोनों एक साथ खेला करेंगे। चलो मैं तुम्हें अपना घर दिखाता हूँ। इस तरह से अजय अर्जुन को अपना घर दिखाने लगता है और वो दोनों एक साथ खूब मौज मस्ती करते हैं। लेकिन ये सब कुछ देखकर मालकिन को अच्छा नहीं लगता और वो अपने बेटे से बोलती है, अजय बेटा, मैंने कितनी बार बोला है ना, गरीबों के साथ मत खेलना, फिर भी तुम उनके साथ ही खेलते हो। और तो और आज तो तुमने हद ही कर दी। क्या जरूरत थी उस गरीब को अपने कमरे में ले जाने की? हाँ माँ, अर्जुन मेरा दोस्त है और मुझे उसके साथ खेलना बहुत पसंद है, इसीलिए मैं उसके साथ खेलूंगा। इस तरह से अजय अपनी माँ की कोई बात नहीं मानता और अर्जुन के पास खेलने के लिए चला जाता है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और रोज अर्जुन अजय के घर आता है और वो दोनों एक साथ खेलते भी हैं। एक दिन खेलते खेलते अजय और अर्जुन इस स्टोर रूम में जाते हैं, जहां अर्जुन की नजर एक खराब पंखे पर पड़ती है। खराब पंखे को देख अर्जुन अजय से बोलता है, अजय कितना सुंदर पंखा है, तुमने इतना सुंदर पंखा इस गंदे से कमरे में क्यों फेंका है? क्योंकि ये पंखा खराब है, अब हमारे किसी भी काम का नहीं। ये वैसे भी हमारे घर में तो एसी लगा हुआ है, तभी तो हमारा घर इतना ठंडा रहता है। तो क्या अब ये पंखा तुम्हारे किसी काम का नहीं? हाँ मेरे दोस्त, अभी तो बताया मैंने तुम्हें। तो क्या मैं तुम्हारा ये पंखा ले जा सकता हूँ? मेरे घर पर एक ही पंखा है और मेरे घर में बहुत गर्मी लगती है। माँ जब खाना बनाती है तो पसीने से भीग जाती है और मैं गर्मी की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाता। अक्सर पढ़ाई करने के लिए रात को मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है, पर घर के बाहर भी बहुत मच्छर काटते हैं। अर्जुन, अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं, तुम ये पंखा ले जा सकते हो। माँ की चिंता मत करना, माँ से मैं बात कर लूंगा। इस तरह से अजय और अर्जुन उस पंखे को निकालकर साफ कर लेते हैं और शाम को अर्जुन अपने साथ वो पंखा लेकर चला जाता है। और जब सपना उस पंखे को देखती है तो वो अर्जुन से बोलती है, बेटा अर्जुन, ये पंखा कहाँ से ले आया?
माँ ये अजय का पंखा है, खराब था तो मैंने अजय से मांग लिया। अब तुम देखना, मैं इस पंखे को जल्दी ठीक कर दूंगा, फिर हमारे घर में 2-2 पंखे होंगे, फिर तुम्हें खाना बनाने में और मुझे पढ़ाई करते समय गर्मी नहीं लगेगी। इस तरह से अर्जुन पंखे को ठीक करने लगता है, लेकिन उसकी बार बार की गई सारी कोशिशें नाकाम हो जाती है। अब अर्जुन निराश होने लगता है और घर के बाहर आकर रोने लगता है। मुझे स्कूल में सिखाया गया था कि खराब चीजों को कैसे ठीक किया जा सकता है, फिर मैं इस साधारण से पंखे को क्यों नहीं ठीक कर पा रहा। अजय की किस्मत कितनी अच्छी है, वो कितना अमीर है, उसके घर में पंखा, एसी सब कुछ है। मेरे घर में एक सही पंखा तक नहीं है। माँ को गर्मी में बैठकर मेरे लिए खाना बनाना पड़ता है। भगवान, मैं तो बस इतना चाहता हूँ कि मैं अपनी माँ को ठंडी हवा दे सकूं, लेकिन ये ठीक ही नहीं हो रहा। तभी वहाँ एक परी आती है और जब अर्जुन उस परी को देखता है तो बड़ा ही हैरान हो जाता है, जिसके बाद वो हंसती हुई अर्जुन से बोलती है, बेटा हैरान मत हो, तुमने भगवान से सच्चे दिल से अपनी माँ के लिए कुछ मांगा है, इसीलिए भगवान ने तुम्हारी मदद करने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। इतना बोलकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उसमें से एक पीली रोशनी उस पंखे पर जाती है। परी की छड़ी में से तेज पीली रोशनी निकलता देख अर्जुन उस रोशनी का पीछा करते हुए अपने घर में जाता है, जहां वो देखता है कि उसका पंखा ठीक हो चुका है और दीवार पर टंगा हुआ है। ये देखकर अर्जुन परी को धन्यवाद बोलने के लिए बाहर जाता है, लेकिन तब तक परी जा चुकी थी। अब अर्जुन पंखे को देख सोच में पड़ जाता है। परी ने इस पंखे को ठीक तो कर दिया, पर ये पंखा चालू कैसे होगा? इस पंखे का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं बिजली वाले को घर बुलाकर इस पंखे का कनेक्शन करवा सकूं। अर्जुन के इतना बोलते ही वो पंखा अपने आप चलने लगता है और इस पंखे से काफी ठंडी हवा निकलती है और कुछ देर बाद पंखड़ी में से नोटों की बारिश होने लगती है। ये देख अर्जुन बहुत खुश होता है और अपनी माँ को बुलाता है। जब सपना ये सब कुछ देखती है तो उसे भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। अर्जुन, ये चमत्कार कैसे हुआ? और ये पंखा खराब था ना, फिर ये नोटों की बारिश कैसे हो रही है? अर्जुन अपनी माँ को सारी बात बताता है। अब सपना समझ जाती है कि ये पंखा कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई पंखा है। बस फिर क्या था, अब सपना और अर्जुन जादुई पंखे की मदद से अमीर हो जाते हैं, पर अमीर होने के बाद भी सपना घमंड नहीं करती और वो अब लोगों के घर सफाई का काम करना छोड़ देती है और अपना खुद का व्यापार शुरू कर देती है। 5 प्रेग्नेंट बहुओं के जादुई बच्चे। हीरा एक गरीब व्यक्ति था जो अपनी बीवी के साथ रहा करता था। हीरा की उम्र 40 वर्ष हो चुकी थी, पर अब तक उसकी कोई संतान नहीं हुई थी, जिसके बाद हीरा पाई पाई जोड़कर माता वैष्णो देवी के मंदिर जाता है और वहां वैष्णो देवी से बोलता है, माँ, मैं तेरे दर पर आया हूँ। आज मैं यहाँ से खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तुझे मेरी बीवी की गोद भरनी ही होगी। हीरा माता वैष्णो देवी से मन्नत मांगकर भैरव बाबा की चढ़ाई करने लगता है और रात को बाकियों की तरह वहीं पर रात गुजारने के लिए वहीं पर सो जाता है। तभी हीरा के सपने में माता वैष्णो देवी आती हैं और उससे बोलती हैं, हीरा, तुम एक नेक इंसान हो, दयालु हो, गरीब होने के बाद भी तुम मेरे मंदिर आए। मैं तुम्हारी भक्ति और आस्था से प्रसन्न हुई, इसीलिए मैं तुम्हें 5 पुत्री होने का वरदान देती हूँ। साथ ही तुम्हारी 5 पुत्रियों की संतान जादुई होगी। 5 पुत्री का आशीर्वाद देकर माता वैष्णो वहां से गायब हो जाती हैं। अगली सुबह जब हीरा की आंख खुलती है तो वो ये बात अपनी बीवी को बताता है, जिसके बाद हीरा वैष्णो देवी के मंदिर से अपने घर जाता है और घर जाते ही उसे पता चलता है कि उसकी बीवी गर्भवती है, जो कुछ महीनों बाद हीरा की बीवी 5 बेटियों को जन्म देती है और उन्हें जन्म देकर मृत्यु को प्राप्त हो जाती है, जिसके बाद हीरा अकेले ही अपनी उन 5 बेटियों का पालन पोषण करता है। देखते ही देखते समय बीतता जाता है और उसकी 5 बेटियां जवान हो जाती हैं। ऐसे ही एक दिन उसकी सबसे बड़ी बेटी रूपा खाना लेकर हीरा के पास आती है और हीरा का उतरा हुआ मुंह देखकर उससे बोलती है, बाबा, क्या हुआ? मैं कब से देख रही हूँ, कुछ दिनों से आप काम पर से घर आते हैं तो बड़े ही दुखी नजर आते हैं। दुखी तो होगा ही ना बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है और तुम 5 बहनें भी जवान हो चुकी हो। ऊपर से मैं इतना गरीब हूँ कि मैं तुम 5 की शादी भी नहीं करवा सकता। समझ नहीं आ रहा मैं तुम 5 की शादी कैसे करवाऊं।
तुम पांचों के लिए एक साथ 5 लड़के, वो भी संस्कारी, मुझे कहाँ से मिलेंगे? हीरा अपनी 5 बेटियों से उनके विवाह की बात कर ही रहा होता है कि तभी 5 लड़के उनके दरवाजे पर दस्तक देते हैं। और जब हीरा घर का दरवाजा खोलता है तो वो अपने दरवाजों पर पहुंचे लड़कों को देखकर उनसे बोलता है, अरे बच्चों, तुम सब कौन हो? आज से पहले तो मैंने तुम्हें इस गांव में कभी नहीं देखा। तुम पांचों यहाँ के नहीं लगते हो। हाँ बाबा, आपने बिल्कुल सही पहचाना, हम इस गांव के नहीं हैं। हम तो बस किसी काम से गांव से गुजर रहे थे, पर बीच रास्ते में ही हमारी गाड़ी खराब हो गई और मेरे छोटे भाई को धूप से एलर्जी है, जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो गई। ना चाहते हुए भी अब हमारे पास कोई चारा नहीं था। हमें पास में आपकी झोपड़ी नजर आई तो हम आपसे मदद मांगने के लिए यहाँ पर आ गए। बाबा, हम लक्ष्मी चौधरी के 5 पुत्र हैं जिन्हें हर गांव का बच्चा बच्चा जानता है, इसलिए आप हमारी मदद कर दीजिए। यदि आप हमारी मदद करेंगे तो हम भी कल को आपकी मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। बच्चों, अगर तुम अपनी पहचान नहीं भी करवाते तो भी मैं तुम पांचों की मदद करता। मेरा तो काम ही है अपने जैसे असहाय लोगों की मदद करना। चलो अब जल्दी से तुम अपने छोटे भाई को झोपड़ी के अंदर ले जाओ। बाहर धूप सच में बहुत तेज है, मैं उसका अभी इलाज कर दूंगा। हीरा के बोलने पर वो 5 भाई झोपड़ी के अंदर आते हैं, जहां हीरा सबसे छोटे लड़के तरुण का इलाज करता है। तरुण की हालत अब पहले से काफी बेहतर थी, परंतु वो अब तक पूरी तरह से ठीक नहीं था। उसको ठीक होने में लगभग 10 दिन लग चुके थे, पर इन्हीं 10 दिनों में हीरा की 5 बेटियां उन 5 लड़कों का बहुत अच्छे से ख्याल रखती हैं, जिस वजह से वो 5 लड़के हीरा की 5 बेटियों से प्यार करने लगते हैं और जाते हुए हीरा से बोलते हैं, बाबा, हम 5 भाई यहाँ अकेले आए थे, पर हम 5 यहाँ से अकेले नहीं जाएंगे, क्योंकि हम 5 भाई को आपकी 5 बेटियां बहुत पसंद हैं। अगर आप अपनी 5 बेटियों का हाथ हमारे हाथ में दे दें तो हमें बहुत खुशी होगी। अरे बच्चों, तुमने तो मेरी सारी चिंता ही खत्म कर दी। अब तो मैं अपनी इन 5 बेटी की शादी तुम 5 भाइयों के साथ करवाकर आराम से मर सकूंगा। जिसके बाद हीरा अपनी 5 बेटी की शादी उन 5 भाइयों से करवा देता है। अब हीरा की 5 बेटियां अपने पति के साथ ससुराल चली जाती हैं। बेटियों के जाने के कुछ ही दिनों बाद हीरा की भी मृत्यु हो जाती है। तो वहीं ससुराल जाने के बाद 5 बहनें अपने ससुराल का ख्याल काफी अच्छे से रख रही होती हैं। ऐसे ही अब उनकी शादी को 3 साल हो जाते हैं, पर उन 5 बहनों में से किसी को भी औलाद नहीं होती, जिस वजह से लक्ष्मी का सब्र का बांध टूट जाता है और वो एक दिन अपनी 5 बहुओं को बुलाकर उनसे कहती है, मेरे 5 बेटों ने तुम 5 गरीब बहनों को उस झोपड़ी से निकालकर इस महल की रानी बनाया। मैंने कुछ नहीं कहा और तुम 5 की खुशी में खुश हो गई, लेकिन तुम 5 को शादी के 3 साल हो चुके हैं, पर अब तक तुम 5 बहनों में से किसी को संतान नहीं है। मैं ऐसी बहू को अपने घर में और नहीं रख सकती। मेरे बेटे आए उससे पहले तुम 5 बहनें यहाँ से निकल जाओ। लक्ष्मी की ऐसी बातें सुनकर उन 5 बहनों को बहुत बुरा लगता है और वो 5 बहनें अपना सामान लेकर वहां से चली जाती हैं और एक गांव में जाकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन 5 बहन चटाई बिछाकर लेटी होती हैं और आपस में बात करती हैं। अंजलि, क्या तुम्हें याद है, बाबा हमें कहा करते थे कि हम माता वैष्णो देवी का दिया हुआ वरदान है और हमारी संतान कोई साधारण नहीं बल्कि जादुई होगी। हाँ बहन, मुझे सब कुछ याद है, पर मुझे समझ नहीं आ रहा, हम 5 बहनों की शादी को 3 साल हो गए, पर अब तक तो हमें कोई संतान नहीं हुई है। बहनों, ये बात तो अब माता रानी ही हमें बता सकती हैं। हे माता रानी, हमें बताइए कि आखिर हमसे क्या भूल हुई है। 5 बहन आपस में बात करके सो जाती हैं। तभी माता वैष्णो उन 5 बहनों के सपने में आती हैं और उन 5 बहनों से बोलती हैं, तुम 5 बहन से कोई गलती नहीं हुई है, परंतु मैंने जो वरदान दिया था वो तभी सफल होगा जब तुम 5 एक झोपड़ी में आकर अकेली रहती। अब तुम 5 एक झोपड़ी में अकेली रह रही हो, दुख तकलीफ सह रही हो। अब मेरा वरदान सफल होगा और तुम 5 बहन गर्भवती बनोगी और तुमसे उत्पन्न होने वाली तुम्हारी संतान भी जादुई होगी। पहली बहन की संतान हीरा देगी, दूसरी बहन की संतान सोना, तीसरी बहन की संतान चांदी और चौथी बहन की संतान खाने पीने की व्यवस्था और 5वीं बहन की संतान
उसकी हर मनोकामना पूरी करेगी। तथास्तु। इतना बोलकर माता रानी उनके सपने से चली जाती हैं और अगली सुबह जब उन 5 बहनों की आंखें खुलती हैं तो वो 5 बहन गर्भवती होती हैं और वे 5 बहन आपस में अपने उसी सपने के बारे में बात करती हैं, जिसके बाद 5वीं बहन बोलती है, माता रानी की दुआ से आखिर हम 5 बहनों की गोद भर गई, पर काश कि मैं गर्भवती के समय एक अच्छे से घर में रह पाती ताकि मेरे बच्चे को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आती। 5वीं बहन के इतना बोलते ही उसका घर झोपड़ी से आलीशान महल बन जाता है, जिसके बाद पहली बहन अपनी जादुई बच्चे से जादू दिखाने को कहती है और उसका अजन्मा बच्चा उसे हीरे प्रदान करता है। इस तरह से उन 5 बहनों को अपने बच्चे के जादुई होने का एहसास हो जाता है। समय बीतता जाता है और उन 5 बहनों की गोद भर जाती है। बच्चा होने के बाद चौथी बहन बोलती है, हम 5 बहनें ऐसी हालत में खाना नहीं बना सकती। मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे कि तुम मुझे और मेरी बहनों को खाना दे दो। जिसके बाद उसका बच्चा तरह तरह के पकवान बना देता है। 5 बहनें खाना खा ही रही होती हैं कि तभी लक्ष्मी अपने 5 बेटों के साथ वहां पर आ जाती है और उनसे माफी मांगते हुए उन्हें अपने साथ घर ले जाने को कहती है। वो 5 बहनें भी अपनी सास को माफ कर देती हैं और अपने ससुराल वापस चली जाती हैं, जिसके बाद वो सब लोग एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं और वे 5 बहनें अपनी जादुई बच्चों की मदद से गरीब असहाय लोगों की इसी तरह से मदद करने लगती हैं। अंजू अपनी माँ शारदा के साथ रहा करती थी। शारदा अंजू की शादी को लेकर बहुत परेशान थी। ऐसे ही एक दिन जब अंजू के लिए अतुल नाम के लड़के का रिश्ता आता है तो अंजू अपनी माँ से बोलती है, माँ मुझे शादी नहीं करनी। पर क्यों बेटा? माँ आपको तो पता है ना कि अगर रात को मैं 3 से 4 बार उठ के सो ना करूँ तो मुझे रात को बेड पर ही सो जाता है। अगर शादी के बाद मेरे ससुराल वालों को मेरी इस बुरी आदत के बारे में पता चल गया तो वो क्या सोचेंगे, और अगर उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी बताइए। अरे बेटा तू ऐसा क्यों सोचती है? क्या पता तेरी ये बीमारी समय के साथ ठीक हो जाए, क्योंकि एक बेटी कभी भी अपनी माँ के साथ तो पूरी जिंदगी नहीं रह सकती ना। अगर तेरी शादी नहीं हुई तो लोग मुझे ताने मारेंगे। अपनी माँ की बात सुनकर अंजू इस रिश्ते के लिए मान जाती है। अब अगले दिन अंजू को लड़के वाले देखने के लिए आने वाले थे, लेकिन उसी रात अंजू अपनी माँ के साथ सो रही थी और बेड पर वो सुसु कर देती है। सुबह उठकर जब अंजू अपना गीला बिस्तर देखती है तो वो रोने लगती है। उसको रोता हुआ देख शारदा उसके पास आती है और उससे बोलती है, क्या हुआ अंजू, तू क्यों रो रही है? माँ रो नहीं तो क्या करूँ? मेरी बेड पे सुसु करने की आदत कभी ठीक नहीं होने वाली। एक बार आप बिस्तर देखिए, रात को फिर से मैंने बेड पे सुसु किया। अंजू बेटा तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा, बस तू खुद पर भरोसा रख। माँ कुछ ठीक नहीं होगा और इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं शादी से पहले अतुल जी को अपनी इस आदत के बारे में सब सच सच बता दूं, फिर फैसला उनका होगा, चाहे वो मुझसे शादी करें या ना करें। नहीं अंजू बेटा, तुझे मेरी कसम है, तू ऐसा कुछ नहीं करेगी। मुझे तुझ पर और अपने भगवान पर पूरा भरोसा है। शादी के बाद तेरी ये बेड पर सूसू करने की आदत भी खत्म हो जाएगी। पर अगर तूने ये सच शादी से पहले ही लड़के वालों को बता दिया तो वो ये रिश्ता तोड़ देंगे। मैं नहीं चाहती कि इतना अच्छा रिश्ता जो मेरी बेटी के लिए आया वो मना करे। शारदा के बार बार समझाने पर अंजू इस रिश्ते के लिए एक बार फिर से हाँ कर देती है। अब शाम को लड़के वाले अंजू को देखने आते हैं और पहली ही नजर में उसे पसंद कर लेते हैं। जिसके बाद लड़के की माँ कोमल शारदा से बोलती है, बहन जी हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है। मेरे बेटे और आपकी बेटी की जोड़ी लगता है भगवान ने बड़ी ही फुर्सत से बनाया है। आप तो हमारी तरफ से रिश्ता पक्का समझिए। इस तरह से अंजू और अतुल का रिश्ता पक्का हो जाता है। अब बहुत जल्द उन दोनों की शादी की डेट भी पड़ जाती है और देखते ही देखते बहुत जल्द अंजू और अतुल की शादी हो जाती है। लेकिन अतुल एक फौजी था, जिस वजह से शादी होते ही अतुल को अपने देश की सेवा करने के लिए जाना पड़ता है। लेकिन जब कोमल अपनी बहू को अकेला देखती है तो वो अपनी बहू के पास जाती है और उससे बोलती है, बहू मैं समझ सकती हूँ कि आज ही तेरी शादी हुई है और आज ही अतुल को जाना पड़ रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ये देश के रक्षक हैं। इनके लिए माँ बीबी घर इन सब से पहले इनका देश होता है, और जब बात आती है ना देश की तो ये सब कुछ भूल जाते हैं। तू फिक्र मत कर बहू, जब तक अतुल वापस नहीं आ जाता
तब तक मैं तेरे साथ रहूंगी, तुझे माँ की भी कमी नहीं होने दूंगी। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक मुसीबत गई तो दूसरी मुसीबत सर पर आ बैठी। अतुल जी तो पति थे, एक पल के लिए तो मैं उन्हें अपना सच बता सकती थी, पर माँ जी को अपना सच कैसे बताऊं? अगर इन्हें मेरे बेड पर सुसु करने के बारे में पता चल गया तो माँ जी मुझे घर से निकाल देंगे। एक काम करती हूँ, रात को मैं अलार्म लगा लेती हूँ, 3-4 बार उठकर सुसु कर लूंगी, इससे मेरी सुसु बेड पर नहीं होगी और माँ जी को भी कुछ पता नहीं चलेगा। इतना सोचकर अंजू अपनी सास के साथ सोने के लिए तैयार हो जाती है। अब रात को कोमल और अंजू एक साथ सो रहे होते हैं, लेकिन अंजू अपने फोन में अलार्म लगाना भूल जाती है, जिस वजह से अंजू से बिस्तर गीला हो जाता है। और जब सुबह वो उठती है तो कोमल चिल्लाती हुई अंजू से बोलती है, हे भगवान, ये बहू मिली है या कोई दूध पीता बच्चा। करम जली, नास पीटी, शादी हो गई है लेकिन अभी तक बिस्तर गीला करती है। माँ जी, आप लोगों को मैं ये सच बताना चाहती थी पर बता नहीं सकी। मुझे नहीं पता कि रात में कब मुझसे बिस्तर गीला हो जाता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि रात को उठकर वॉशरूम जाऊँ, पर मेरी हर कोशिशें नाकाम रह जाती हैं। बहू, तेरी कोशिशें नाकाम होती होंगी, मेरी नहीं। चल निकल यहाँ से, बिस्तर गीला करने वाली। मैं तुझे अपने घर की बहू कभी नहीं बना सकती। इस तरह से कोमल अंजू को घर से निकालने लगती है और अंजू बार बार रोती हुई एक ही बात कहती है, नहीं माँ जी, मुझे घर से मत निकालो। अंजू की आवाज सुनकर कोमल की आंखें खुल जाती है और वह अंजू को उठाकर उससे बोलती है, क्या हुआ बहू, तुझे घर से कौन निकाल रहा है? अब अंजू एक झटके से उठती है और खुद से बोलती है, अच्छा हुआ कि सब कुछ बस एक सपना था। अरे बहू, क्या हुआ? कितनी घबराई है तू, लग रहा है कोई बुरा सपना देख लिया तूने। कितने पसीने छूट रहे हैं तेरे। हाँ माँ जी। अच्छा कोई बात नहीं बहू, ऐसे बुरे सपने ना अक्सर आ जाते हैं। चल अब तू सो जा। अब एक बार फिर से अंजू और कोमल सो जाते हैं और इसी तरह से जब तक अंजू कोमल के साथ सोती है, वह रात को अपने फोन में अलार्म लगा कर रखती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और अंजू पूरे घर की जिम्मेदारी बाखूबी संभाल लेती है। कोमल अंजू से बहुत प्यार करती है क्योंकि अंजू एक समझदार लड़की थी जो घर को चलाना अच्छे से जानती थी। देखते ही देखते समय बीत जाता है और अतुल भी कुछ दिन की छुट्टियों पर घर आ जाता है और अतुल के आते ही अंजू मन ही मन खुद से बोलती है, अतुल जी मेरे पति है, मैं उनसे ये सच और नहीं छुपा सकती। मैं कल सुबह होते ही उन्हें सारा सच बता दूंगी। इस तरह से रात को अंजू अतुल के साथ अपने फोन में अलार्म लगाकर सो जाती है, लेकिन जैसे ही अलार्म बजता है वैसे ही अतुल की आंख खुल जाती है और वो अलार्म बंद करके सो जाता है, जिस वजह से अंजू नहीं उठ पाती और बिस्तर पर ही सुसु कर देती है। और अतुल को अंजू की इस आदत के बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद अंजू घबराते हुए अतुल से बोलती है, अतुल जी आप प्लीज इस बारे में किसी और को मत बताना। मैं आपको अपनी इस आदत के बारे में बताना चाहती थी पर कभी मौका नहीं मिला और मैं आपको सच सच भी नहीं बता पाई। उससे पहले ही मेरा सच आपके सामने आ गया। मेरी आपसे विनती है, प्लीज आप मुझसे रिश्ता मत तोड़ना। अगर आप मुझे छोड़ के चले गए तो मेरी माँ जीते जी मर जाएंगी। आज तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारी इस सच्चाई को जानकर मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मैंने तुमसे शादी तुम्हारे साथ रहने के लिए की है, ना कि तुम्हें छोड़ने के लिए। अरे तुम एक बार मुझे और माँ को अपनी सच्चाई बताकर तो देखती, हम खुद तुम्हारी इस आदत को छुड़ाने में तुम्हारी मदद करते। अतुल की ये बात सुनकर अंजू हैरान हो जाती है, जिसके बाद अतुल अंजू से बोलता है, हैरान मत हो अंजू, क्योंकि जो बुरी आदत तुम्हें है वही बुरी आदत आज से कुछ साल पहले माँ को भी थी, परंतु मेरे पापा के साथ की वजह से उनकी ये बीमारी खत्म हो गई और मुझे पूरा यकीन है कि मेरे साथ रहकर तुम्हारी भी आदत पूरी तरह खत्म हो जाएगी। और डरो मत, माँ को सब बता दो, जब मैं ना रहूं तब माँ ही तुम्हारी देखभाल करेगी। अतुल के कहने पर अंजू सारा सच अपनी सास को बता देती है और कोमल भी उसकी इस परेशानी को समझती है, जिसके बाद अतुल और कोमल के सहयोग से बहुत जल्द अंजू की ये आदत भी खत्म हो जाती है।